नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपुरोहित स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीट एसएसटी लेवल 2 के अंदर एक ऐसा टॉपिक लाके आए हैं जो इसी साल जुड़ा है, इस सर्स के पाठ्यक्रम में जुड़ा है, जिस टॉपिक का नाम है महासागरीय परिसंचरण। और ये टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आपको कक्षा 7 की एनसीईआरटी जो बुक है ज्योग्राफी, उसके अंदर 5 नंबर टॉपिक है जिसका नाम है जल, उसी के अंदर ये टॉपिक हमें मिला है। तो इस पर यहाँ पर जो भी डिटेल दी गई है उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे और कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले देखो, फैक्ट दे रखा है कि 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में जाना जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि 22 मार्च क्या होता है, विश्व जल दिवस। देखो, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादू सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू यानी नम जो मिट्टी होती है, ठंडी पवनें चलती है, समुद्री पक्षी, वायु में जो लवणीय गंध यानी नमक की जो गंध होती है, एवं लहरों का जो संगीत है, ये सब कुछ मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागर जल हमेशा क्या होता है, गतिमान रहता है। जैसे ताल और झील का जल क्या होता है, शांत होता है, लेकिन महासागर के जल हमेशा गतिमान रहते हैं, ये कभी शांत नहीं रहता। महासागर की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब देखो, यही है महासागरीय परिसंचरण। देखो, तरंगे क्या आप जानते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी ही तेज पवन बहती है, तरंगे उतनी ही बड़ी हो जाती है। ये आपको याद रखना है कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तो उससे तरंगे उत्पन्न होती है। जितनी तेज पवन बहेगी उतनी तरंगे बड़ी होगी। तरंगे समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिरती है तो क्या होता है, दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इन्हीं को तरंगे कहते हैं। यानी तरंगे किसे कहते हैं, महासागरीय स्थल पर जल लगातार उठना और गिरता रहना को क्या कहते हैं, हमें तरंगे कहते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे यानी बड़ी तरंगे उत्पन्न होती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश यानी बहुत ज़्यादा विनाश होता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल जो है अत्यधिक विस्थापित यानी विस्थापित हो चुका है। उसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल जवरीय तरंगे उठ सकती है, जिसे सुनामी कहते हैं। यानी 15 मीटर तक ऊंचाई वाली जो विशाल जवरीय तरंगे, इनको क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया है। यानी सबसे विशाल सुनामी कौन सी, 150 मीटर मापी गई है। यह तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से तेज से चलती है। 2004 की सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में जो है बहुत ज़्यादा विनाश होता है। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, वो बिल्कुल डूब चुका था। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। सुनामी पृथ्वी का तांडव 2004 में जो आई थी आपकी सुनामी, तो बहुत भयंकर सुनामी थी। ठीक है, तो ये पूरी इसके अंदर डिटेल दे रखी है कि 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे तो पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका आधे के अंदर सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर पर मापी 9.0 मापी गई थी। भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट के नीचे धस गई थी और समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण ये भूकंप आया। महासागरीय तल 10 से 20 मीटर विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी और बनने लगा। फलस्वरूप दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया की जो समुद्र तट है उससे जल हटने लगा और भारतीय प्लेट क्या होगी, बर्मा प्लेट के एकदम नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की लौटा। ये सुनामी 800 किलोमीटर घंटे की है, जिसकी तुलना वायु व्यावसायिक वायुयानों की गति से भी की जा सकती है। इसके परिणामस्वरूप हिंद महासागर कुछ द्वीप डूब गए। भारतीय सीमा का ध्रुव दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट भी डूब गया। सुमात्रा में भूकंप के अधिक केंद्र से सुमात्रा की तरफ अंडमान द्वीप में श्रीलंका की बढ़ी और तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे होती गई और समुद्र तट से सुनामी तरंगी जो लगभग 3 किलोमीटर गहराई तक गई, जिसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और बहुत ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा लोग घर गए, तबाह हो गए थे। भारत का जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप में बहुत बुरी तरह प्रभावित होते हैं। यद्यपि पहले से भूकंप अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणाली क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागर में ऐसी सुविधाएं नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला पॉइंट जो है वो है ज्वार भाटा। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा, यानी महासागरीय जल का जब उठता है तो उसे कहते हैं ज्वार और गिरना भाटा कहलाता है। यानी 2 बार, नियम से 2 बार ये आता है।
जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल तट के बड़े हिस्से को डुबोते हैं तो अब उसे ज्वार कहते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक तक उठकर जल जो है तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है उसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्न स्तर तक आ जाते हैं, तट से पीछे चला जाता है, उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार यानी बड़े ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में, जो पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही चीज में आ जाते हैं, इस ज्वार उस समय सबसे ज्यादा ज्वार उठते हैं, उसको बृहत ज्वार कहते हैं। यानी जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक चीज में आते हैं तो उसमें क्या है, बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार उठते हैं, उसको ज्वार को बृहत ज्वार कहा जाता है। लेकिन जब चांद अपनी प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, चांद एवं सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणामस्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है, इसे ज्वार लघु भाटा कहते हैं। यानी जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश यानी चौथी हिस्से में होता है, तब चांद और सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर क्या होता है, पड़ता है, तो इसे क्या निम्न ज्वार भाटा आता है, इसी ज्वार भाटे को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाहों तक पहुंचने में भी सहायता करता है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करता है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट पर भी आ जाती है, इसके फलस्वरूप मछुआरे बनी बिना कठिनाई के उन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव के कारण विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। अब आती है महासागरीय धाराएं। देखो, महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय स्तरों पर नियमित रूप से बहने वाली जलधाराएं, यानी एक निश्चित दिशा होती है और नियमित रूप से बहती है। महासागरीय धाराएं गर्म भी होती है और ठंडी होती है। गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, यानी जो भूमध्य रेखा है उसके निकट उत्पन्न होती है गर्म महासागरीय धाराएं, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। और ठंडी धाराएं जो होती है ध्रुवों से उच्च अक्षांशों यानी उष्णकटिबंधीय अक्षांशों की तरफ चलती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है। जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं ये क्या शीत जल धाराएं होती है, जबकि जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र का जो तापमान है उसको प्रभावित करती है। गर्म धाराओं से तापमान, जो सतह का तापमान है वो गर्म हो जाएगा, और जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धारा मिलती है वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र यानी मछली पालन के लिए माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तरी अमेरिका के जो पूर्वी तट है इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती है वह कोहरे वाला मौसम बनाता है, इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। अब देखो, ये महासागरीय जलधाराएं हैं। देखो, ये लेब्राडोर की धारा है, ये कैलिफोर्निया की धारा है, ये आपके गल्फ स्ट्रीम है, ये कैनरीज की धारा है, ये क्यूरेशियर की धारा है। आप हमें कमेंट पे बताओगे कि आपको कौन कौन सी धाराओं की पता है, बताइए कौन सी धारा कैसी है। तो ये आज हमने महासागरीय परिसंचरण जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दे रखा है, मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर आपको चाहिए कि हम जो नए टॉपिक जुड़े हैं भूकंप, ज्वालामुखी या पुराने टॉपिक है उनको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कराएं, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा अगले टॉपिक का नाम। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। चैनल पर आप पहली बार आएंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।